हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम करेंगे स्टूडेंट्स फाइनल रिवीजन का क्लास नंबर 11 और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे फैब्रिक्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब वस्त्रों की रासायनिक विशेषताएं जो होती हैं उनके बारे में आप जानेंगे यहाँ पर। और इससे पहले 10 क्लासेस हो चुकी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। आप जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं वो जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट पूरी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट पूरी अपडेटेड है, आप आराम से देख लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नेम है लर्निंग विद दिव्या, आप उस पर जाकर के भी देख सकते हैं, वहां पर आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैब्रिक। जैसे आप फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ऐसे ही हम यहाँ पर पहले रासायनिक विशेषताओं को जान लेते हैं। रासायनिक विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है फैब्रिक की। तो जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम क्या क्या उसमें डिस्कस करते हैं कि भाई अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है। आप कपड़ों के ऊपर अम्ल का यूज करते हैं, जैसे कोई भी खनिज अम्ल हो सकता है, कोई भी आपके कार्बनिक एसिड हो सकता है, कोई भी आपके गंधक अम्ल हो सकता है, जैसे लाइक सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। तो आप अम्ल का यूज करते हैं। अच्छा, इनका यूज क्यों करते हैं? फैब्रिक को क्लीन करने के लिए, फैब्रिक को साफ करने के लिए, ठीक है, धुलाई में। जैसे एल्कलीज क्या होते हैं? अगर टेक्सटाइल में बात करें तो एल्कलीज आपके सोप हैं। क्षार क्या होते हैं? सोप सब क्षारीय होते हैं, ठीक है, एसिडिक नहीं होते हैं। तो इन सब का यूज हम क्यों करते हैं? फैब्रिक को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए। तो हर एक फैब्रिक पर हर एक चीज का अलग आपको असर देखने के लिए मिलता है। इफेक्ट ऑफ ब्लीच तो मैंने आपको बताई है। जो आप ब्लीचिंग यूज करते हैं, ब्लीचेस यूज करते हैं, जैसे ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग हो गया, रिड्यूसिंग ब्लीचिंग हो गया। ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग में हमने पढ़ा है कौन कौन सी, सोडियम परबोरेट है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है आपके और सोडियम हाइपोक्लोराइड है, दैट इज जेवल वाटर। ये सब आपके क्या है? ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग है। इनके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये सब हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? वही फैब्रिक को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए। हर फैब्रिक के ऊपर हर चीज का अलग प्रभाव पड़ता है। तो वही आज हम जानेंगे कि किस फैब्रिक के ऊपर एसिड का क्या प्रभाव है, एल्कलीज का क्या प्रभाव है, ब्लीचेस का क्या प्रभाव है, कौन से एसिड कौन से ब्लीचेस को यूज करना चाहिए या किसका यूज नहीं करना चाहिए। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए समझ के। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। ये चीज समझ में आ गया कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। भौतिक संरचना की जब हम बात करते हैं, फिजिकल अपीयरेंस मतलब आपका दिखता कैसे है। जैसे कॉटन आपके क्या है? स्टेपल फाइबर है, मतलब सूक्ष्म छोटे फाइबर हैं। और फिलामेंट, लॉन्ग फिलामेंट फाइबर कौन सा आपके? रेशम हो गया। तो इसको फिजिकल अपीयरेंस बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। किसी भी रेशे की दो विशेषताएं, एक तो फिजिकल, उसकी भौतिक संरचना कैसी है, और उसकी केमिकल विशेषताएं कैसी हैं, रासायनिक विशेषताएं कैसी हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपके सामने कॉटन। कॉटन पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्षार का। तो क्षार का जो है कपास के रेशे पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए मैंने लिखा है नो इफेक्ट, मतलब कोई भी खास, कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अच्छे हैं, आप जो है एल्कलीज को यूज कर सकते हैं, क्षार को यूज कर सकते हैं कपड़े को धोने में। कौन से कपड़े को धोने में? कॉटन के कपड़े को धोने में। लेकिन वहीं आप अगर एसिड का यूज कर देंगे तो एसिड से क्या हो जाएगा? अच्छा, आप सांद्र एसिड और तनु एसिड समझते हैं? आपने पढ़ा होगा सांद्र अम्ल, तनु अम्ल। सांद्र का मतलब होता है कंसंट्रेटेड एसिड, मतलब बहुत डार्क गाढ़ा एसिड। डायरेक्ट आप यूज कर दे रहे हैं फैब्रिक के ऊपर, वो बहुत तेज होता है, ठीक है। उससे क्या होगा? कॉटन का फैब्रिक बिल्कुल जल जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। डाइल्यूट एसिड या तनु अम्ल उन्हें बोलते हैं जिसमें एसिड में थोड़ा पानी मिला लिया जाता है, उनको डाइल्यूट कर लिया जाता है। क्लियर हो गया? तो अगर मैं सांद्र अम्ल और तनु अम्ल बोल रही हूं या कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड बोल रही हूं, तो उसका मतलब आपको समझना होगा कि कंसंट्रेटेड क्या है। कंसंट्रेटेड सांद्र अम्ल का मतलब होता है बहुत गाढ़ा, बहुत मतलब उसका इफेक्ट बहुत तेज है, वो बहुत तेज एसिड हम यूज कर रहे हैं। और तनु अम्ल की अगर हम बात करें या हल्के अम्ल की बात करें तो इसका मतलब हम उसमें डाइल्यूट है, वो डाइल्यूशन है, उसमें एसिड के साथ में पानी मिला लिया। जैसे आप सोडियम हाइपोक्लोराइड की बात करते हैं, जो ब्लीचिंग बनाते हैं, ब्लीच बनाते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड जेवल वाटर, उसमें पानी मिला लेते हैं ना, वो मैंने पढ़ाया हुआ है जेवल वाटर, तो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले कॉटन पे क्या है? एल्कलीज मतलब क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब आप आराम से साबुन से इसे साफ कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा इस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं आप एसिड, अगर कंसंट्रेटेड एसिड यूज कर देते हैं, देखिए वो टर्म आ गई, कंसंट्रेटेड एसिड मतलब सांद्र अम्ल, बहुत गाढ़ा अम्ल, बहुत तेज तीव्र अम्ल, अगर आपने यूज कर दिया तो क्या हो जाएगा?
जैसे हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, नाइट्रिक एसिड हो गया, तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, कपड़ा गल जाएगा आपका कॉटन का, क्योंकि वो क्या है, वो सेल्यूलोज है, गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से बताए मैंने, हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, अगर आपने इसको यूज कर लिया कॉटन के फैब्रिक के ऊपर तो वो खत्म हो जाएगा। ब्लीच कौन सी यूज कर सकते हैं, तो जेविल वाटर, जेविल वाटर सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है आपके, मैंने आपको बताया है ये घरेलू ब्लीच बोली जाती है। ठीक है, ये घरेलू ब्लीच एक तरीके से आप समझ लीजिए, जेविल वाटर, इसे घर में भी बनाया जा सकता है और ये बहुत ही डाइल्यूट होता है, बहुत मतलब इसको हल्का बनाया जा सकता है। और इस ब्लीच का यूज जो है आपके किसके फैब्रिक के ऊपर कर सकते हैं, कॉटन और लिनिन के ऊपर, कॉटन और लिनिन पर ही सोडियम हाइपोक्लोराइड जेविल वाटर का आप यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रही हूं और आप ध्यान से समझिएगा। अब आप समझ गए, सोडियम हाइपोक्लोराइड को ही घरेलू ब्लीच बोल सकते हैं, घरेलू ब्लीच ही बोलते हैं, उसको घर में आराम से बना भी सकते हैं। और ब्लीच का यूज क्यों करते हैं, आप कपड़े को सफेद करने के लिए, उसमें चमक लाने के लिए। तो कॉटन का कपड़ा जो होता है और लिनिन का कपड़ा जो होता है वो अपना रंग मतलब थोड़ा फेड कर देते हैं, तो चमक लाने के लिए हम ब्लीचेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज हम कॉटन और लिनिन पर कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं जेविल वाटर, घरेलू ब्लीच। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा ब्रॉड जानेंगे, मतलब थोड़ा डिटेल में जानेंगे। देखिए, कपास का रेशा जो है सांद्र अम्ल, अभी मैंने बताया आपको सांद्र जहां पर आएगा इसका मतलब कंसंट्रेटेड डार्क एसिड। ठीक है, बहुत गाढ़ा एसिड आप अगर यूज करते हैं तो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः साफ करने के लिए फैब्रिक को आप क्षारीय पदार्थ का यूज कर सकते हैं, लाइक सोप। ठीक, कपास के रेशे पर ब्लीच का प्रभाव नहीं पड़ने के कारण सूती वस्त्र पर आप ब्लीचेस का यूज कर सकते हैं। कौन सी ब्लीच यूज कर सकते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड, दैट इज जेविल वाटर। ठीक है, कपास के रेशे की ताप को सहने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो हम गर्मियों में क्या करते हैं, कॉटन के फैब्रिक को पहनते हैं। क्लियर है, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश में बहुत लंबे टाइम तक के लिए डाले रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा, मतलब बहुत अपनी जो स्ट्रेंथ है वो खो देगा और पीलापन आ जाएगा फैब्रिक के ऊपर। क्लियर, कपास के रेशे पर अन्य रंग शीघ्रता से नहीं चढ़ते हैं। नम उष्ण प्रकाशहीन स्थान पर अधिक समय तक रखे जाने से कपास के रेशे पर फफूंदी लग सकती है। अगर आपने बहुत ज्यादा नमी वाले जगहों पर कपास के फैब्रिक को, जो कॉटन के फैब्रिक है उन्हें रख दिया तो उस पर फफूंदी लग सकती है, धब्बे बन सकते हैं, फैब्रिक आपका खराब हो सकता है, सड़-गल सकता है। ठीक, समझ में आ गया। मतलब ये नहीं है कि केवल प्रोटीन फाइबर पर ही फफूंदी मिल्ड्यू वगैरह लगेगा, कॉटन पर भी अगर नमी है और आपने कहीं भी कोई फैब्रिक नमी में रख दिया, मान लो गीला ही पैक करके रख दिया तो वो खराब हो जाएगा, या कहीं पर सीलन वगैरह वहां रख दिया तो वो खराब हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये डिटेल समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके लिनिन का फैब्रिक। लिनिन में क्या होता है, लिनिन पर अगर आप एल्कलीज का यूज करते हैं, अभी मैंने बताया क्षार का प्रयोग करते हैं, तो इस पर कोई भी जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब ये खराब नहीं होता है। अगर आप इसके ऊपर एल्कलीज का यूज करते हैं, जैसे हमने अभी कपास की बात करी, ठीक है, लेकिन आप बहुत कड़ा साबुन यूज कर लेंगे, साबुन ही तो आपके एल्कलीज होते हैं, क्षार होते हैं, तो अगर आप बहुत कड़ा साबुन, हार्ड सोप यूज कर देंगे तो लिनिन का फैब्रिक और कॉटन का दोनों का खराब हो जाएगा। लेकिन आप जैसे नॉर्मल सोप आते हैं उनको यूज करते हैं कपड़े धोने के, तो उससे कोई भी बुरा प्रभाव इन दोनों फैब्रिक के ऊपर देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन वहीं एसिड की बात हो गई, तो एसिड से मैंने आपको बताया ही कि कपास की तरह लिनिन भी जो है एसिड से खराब हो जाते हैं, गल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अगर आपको धब्बे छुड़ाने हैं, आपको एसिड का प्रयोग करना पड़ जा रहा है, तो आप तनु घोल मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट का मतलब समझ में आया, मैंने समझाया डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। एसिड में आप क्या कर लेते हैं, पानी मिला लेते हैं, उसको डाइल्यूट कर लेते हैं, उसका जो कंसंट्रेशन है उसको लाइट कर देते हैं, ठीक है, उसकी डार्कनेस को हल्का कर देते हैं। डार्कनेस का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे डार्कनेस का मतलब है गाढ़ापन, उसका अगर गाढ़ा है बहुत ज्यादा तो उसको आप क्या कर लेते हैं, लाइट कर लेते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का यूज आप कर सकते हैं अगर आपको एसिड यूज करना पड़ रहा है तो, ठीक है, दाग छुटाने के लिए। नेक्स्ट इज ब्लीच, तो जेविल वाटर, सोडियम हाइपोक्लोराइड, घरेलू ब्लीच, इन दोनों फैब्रिक पर अच्छी होती है। चलो इसका भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। फिर वही बात, लिनिन का रेशा आपके सांद्र अम्ल से नष्ट हो जाएगा। सांद्र अम्ल अभी हमने बात करी, कंसंट्रेटेड एसिड से खराब हो जाएगा, इस पर क्षार का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन वही बात, तीव्र क्षार युक्त साबुन, अगर आपने बहुत हार्ड सोप का यूज कर लिया है और अधिक समय तक आप यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सफेद वस्त्र में पीलापन आ जाएगा। लिनिन की सतह कड़ी होने के कारण इसे सरलता से आप डाई नहीं कर सकते, ये तो डाइंग की बात है, इसको बाद में कर लेंगे।
तीव्र ब्लीच से भी खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो वही बात, घरेलू विरंजक को आप काम में लाएं। घरेलू विरंजक क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइड, जैवल वाटर, उसी को बोलते हैं, उसका नाम है, इसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आप हार्ड ब्लीच, तीव्र ब्लीच को यूज नहीं करेंगे इसके ऊपर। ठीक, चलिए, पसीने को अच्छे से सोख लेते हैं, इसलिए हम इसको जो है यूज करते ही हैं। आपको पता ही है लिनिन को और कॉटन को गर्मियों में पहनना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपके सिल्क। सिल्क की बात कर लेते हैं हम। सिल्क में क्या होता है? एल्कलीज कौन से यूज कर सकते हैं? मतलब क्षार। तो क्षार का प्रभाव रेशम पर पड़ता है जैसे ऊन पर पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पड़ता। आप यहाँ पे बस क्षार को समझिए कि आप बोरेक्स और अमोनिया का यूज कर सकते हैं। बोरेक्स और अमोनिया जो होते हैं ये क्षार होते हैं, इनका रेशम पर कम प्रभाव पड़ता है। आप किसी भी तरीके का अगर दाग आपके लग गया है तो आप रेशम के ऊपर, मतलब सिल्क के फैब्रिक के ऊपर बोरेक्स और अमोनिया का यूज कर सकते हैं, बिना किसी डर के आराम से कर सकते हैं। वैसे तो आपको सिल्क के फैब्रिक को जो है बाहर वगैरह ही, मतलब ड्राई क्लीनिंग वगैरह ही करवानी चाहिए, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर घर में करना पड़ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हमसे पेपर में अगर पूछ रहा है तो बोरेक्स और अमोनिया का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्षार में, मतलब यहाँ पर एल्कलीज की बात हो रही है, क्षार की बात हो रही है। एसिड की कंसंट्रेटेड या नाइट्रिक एसिड, मतलब नाइट्रिक एसिड जो होता है इसको तो आप यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ज्यादा तीव्र अम्ल यूज कर लिया, कंसंट्रेटेड एसिड, तो अगर आपने किसी भी फैब्रिक के ऊपर यूज कर लिया तो वो गल ही जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। चाहे वो कॉटन का हो, चाहे वो लिनिन हो, चाहे वो सिल्क हो, चाहे वो वूल हो, चाहे वो नायलॉन हो, चाहे वो रेयॉन हो, कोई भी, तो हम कंसंट्रेटेड एसिड तो कभी यूज करते ही नहीं है। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, बहुत हानि पहुंचती है। तो इसलिए आप किसी भी तरीके का एसिड यूज नहीं करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। किसके ऊपर? सिल्क के ऊपर। सिल्क के ऊपर कोई भी एसिड का यूज नहीं करेंगे। नाइट्रिक एसिड से ये रेशम पीला हो जाता है, ये एक जो है एक्सेप्शनल है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि नाइट्रिक एसिड से जो है आपके रेशम पीला हो जाता है, इसे पूछा जाता है। ठीक, तो कंसंट्रेटेड नहीं यूज करेंगे, नाइट्रिक एसिड का यूज नहीं करेंगे, इससे आपका रेशम पीला हो जाता है। नेक्स्ट वन इज ब्लीच कौन सी यूज करेंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन सी ब्लीच जो है यूज कर सकते हैं आप। अभी आपने पढ़ा कॉटन और लिनिन, उस पे कौन सी ब्लीच यूज कर सकते थे? सोडियम हाइपोक्लोराइड, जैवल वाटर। अब वूल पे और आपके सिल्क पे आप कौन सी ब्लीच यूज कर सकते हैं? वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड। कौन सी है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये आप रट लीजिए, ये बहुत अच्छा जो है ब्लीच होता है, उत्तम ब्लीच होता है धब्बों को साफ करने के लिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसका यूज आपके वूल पर और सिल्क पर किया जाता है। ये आप रट लीजिए, बात समझ लीजिए। सोडियम हाइड्रोजन परऑक्साइड, कौन सा ब्लीच हम यूज करते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। किस पर? सिल्क पर भी और वूल पर भी। अभी मैं बताऊंगी जब वूल पढ़ाऊंगी तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्लियर हो गया? इस पर किसका यूज आप नहीं करेंगे? सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस पे हानिकारक प्रभाव पड़ता है, मतलब सोडियम हाइपोक्लोराइड, जैवल वाटर का यूज आप सिल्क पर नहीं करेंगे। उसका यूज तो सिर्फ आप किस पर करेंगे? कॉटन पर और लिनिन पर। ब्लीच में हाइड्रोजन परऑक्साइड किस पर यूज करेंगे? सिल्क पर। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तीव्र अम्ल से रेशम के रेशे खराब हो जाते हैं, जबकि आप कार्बनिक और तनु अम्ल, कार्बनिक मतलब कार्बनिक एसिड जो होता है, अभी मैंने बताया ना एसिड कितने तरीके के होते हैं, खनिज एसिड होते हैं, कार्बनिक एसिड होते हैं, और तनु अम्ल मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो रेशम की चमक बढ़ा देते हैं। उदासीन या हल्के क्षार से प्रभावित नहीं होते। उदासीन मतलब न्यूट्रल एल्कलीज, और अगर आप हल्के क्षार, हल्का साबुन, हार्श लाइट साबुन यूज कर रहे हैं रेशम के ऊपर तो वो खराब नहीं होगा। तीव्र ब्लीच का प्रयोग न करके हाइड्रोजन परऑक्साइड जैसे हल्के ब्लीच को प्रयोग में लाना चाहिए। क्लियर हो गई ये लाइन? हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो ये आप रट लीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड रेशम के ऊपर एज अ ब्लीचिंग यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वूल। अब वूल के बारे में जानेंगे आप। वूल में क्या करते हैं? जो वूल होता है आपके, 1 सेकेंड, हाँ, वूल में एल्कलीज कौन सा यूज करते हैं हम? तो आपके इस पे जो है ऊन पर क्षार का बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगर वही बात है क्षार यूज करेंगे तो इससे भी इसका रेशम जो रेशा होता है वो पीला पड़ जाता है, जैसे सिल्क का पड़ रहा था पीला, और ये कड़ा भी हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा क्षार का यूज कर रहे हैं, एल्कलीज का यूज कर रहे हैं, सोप का यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा ऊन के ऊपर, तो इसके रेशे कड़े हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जकड़ जाते हैं और ये खराब हो जाता है। ठीक है, तो आप किसका यूज करेंगे एल्कलीज में? सेम बोरेक्स और अमोनिया का। किसका यूज करेंगे आप? बोरेक्स और अमोनिया का आप यूज कर सकते हैं। इससे जो है आपके ऊन को कोई भी हानि नहीं पहुंचती, बिल्कुल सिल्क की तरह बोरेक्स अमोनिया का यूज आप कर सकते हैं एल्कलीज में। अम्ल में क्या होगा? अम्ल में तो आपकी वही बात है,
क्लोरीन हो गया, हाइपोक्लोराइड्स हो गया, या तेज अम्ल हो गए, ये सब खराब कर देते हैं। लेकिन कौन से अच्छे होते हैं? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, पोटेशियम परमैंगनेट, ये 3 आपको याद रखने हैं जो ऊन के ऊपर अच्छे होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोसल्फाइड लिख दिया है, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, ठीक है। और आपके कौन सा हो गया? हाइड्रोजन परऑक्साइड और आपके पोटेशियम परमैंगनेट, इन तीनों को एसिड्स को यूज आप कर सकते हैं अगर आपको ऊन को साफ करना है, ऊनी फैब्रिक को साफ करना है। ब्लीच कौन से यूज कर सकते हैं? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। कौन सी ब्लीच यूज कर सकते हैं आप? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये धोने के लिए अब ब्लीचिंग में काम लाई जा सकती है। ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। किसको? वूल को और सिल्क को। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ऊनी रेशों पर तनु अम्ल का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो आप जानते ही हैं। तनु अम्ल क्या हो गया? क्षार के प्रभाव से रेशा पीला कड़ा हो जाता है, इसलिए क्षार का प्रभाव, क्षार को यूज नहीं करना चाहिए। क्षार को आप किस पे यूज नहीं करेंगे? सिल्क पर यूज नहीं करेंगे, वूल पर यूज नहीं करेंगे। किस पर यूज कर सकते हैं आप? लिनन पर एंड कॉटन पर। लिनन पर एंड कॉटन पर एल्कलीज का यूज कर सकते हैं क्षार को। किस पर नहीं यूज करेंगे? वूल पर एंड सिल्क पर। ठीक है, शक्तिशाली गर्म क्षार से ऊनी वस्त्र गल जाएंगे, मैंने आपको बता दिया। लेकिन अमोनियम कार्बोनेट और बोरेक्स जो है वो सुरक्षित रहते हैं, इसका यूज आप कर सकते हैं। अगर फिर भी आपसे पूछा जाए कौन से क्षार का यूज किया जा सकता है सिल्क और वूल पर, तो आपके बोरेक्स और अमोनिया, बोरेक्स और अमोनिया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ब्लीचिंग पाउडर बहुत नुकसान करेगा, लेकिन अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जैसे हल्के ब्लीच से आप किसको धो सकते हैं? सिल्क को और वूल को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए आज मैं आराम से पढ़ा रही हूँ आपको, ताकि यहाँ पर कंफ्यूजन ना रह जाए। बार बार आपको ये चीज समझा रही हूँ। क्षार का यूज करेंगे अगर आप सिल्क पर और वूल पर, तो क्या हो जाएगा? वो पीले पड़ जाएंगे। कैसे पड़ जाएंगे? पीले पड़ जाएंगे। फिर भी अगर करना पड़ रहा है फैब्रिक को साफ करने के लिए, तो किसका यूज करेंगे? बोरेक्स का, अमोनिया का। क्षार की बात हो रही, एसिड तो आप यूज ही नहीं करेंगे किसी भी तरीके का, ना सिल्क पर, ना वूल पर, ना कॉटन पर, ना लिनन पर। फिर भी अगर यूज करना है तो मैंने बताए हुए हैं कौन से यूज करने हैं। क्षार का यूज आप किस पे कर सकते हैं? कॉटन पर और लिनन पर, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं, सॉफ्ट सोप। ठीक है। ब्लीचेस आपको याद रखनी है। सोडियम हाइपोक्लोराइड किस पर यूज की जाएगी? कॉटन पर और लिनन पर। मतलब जेवल वाटर का यूज किस पे करेंगे? कॉटन पर और लिनन पर। हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज किस पे करेंगे? वूल पर और सिल्क पर। नेक्स्ट, रेयॉन। रेयॉन के बारे में जानिए। रेयॉन पर आप कैसे अल्कलीज का यूज करेंगे? क्षार का प्रभाव क्या होगा? तो क्षार का अगर आप प्रभाव करें, इस पे यूज करेंगे, तो वही सॉफ्ट सोप का यूज करना है, क्योंकि इसमें सेल्यूलोज मिक्स होता है। ठीक है, सेल्यूलोज मिक्स होता है ना आपके रेयॉन में, तो इसलिए आप क्या करेंगे? नरम साबुन का यूज करेंगे। अम्ल तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, नो यूज। अगर आपने एसिड यूज कर दिया तो रेयॉन बिल्कुल बेकार हो जाएगा, गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपको जो रेयॉन के ऊपर है एसिड को यूज करना ही नहीं है। ठीक है। बात आ जाती है ब्लीच की, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहां पर भी आपको किसका ध्यान रखना है? अगर आप चाहते हैं तो इस पे दोनों का यूज कर सकते हैं। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी यूज किया जा सकता है और जेवल वाटर का भी यूज किया जा सकता है। अब बताओ जेवल वाटर का यूज क्यों किया जा सकता है? क्योंकि रेयॉन में क्या मिक्स होता है? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज क्या है? कॉटन तो पूरा सेल्यूलोज का ही बना हुआ है ना। कॉटन को मिक्स करके ही, जो सेल्यूलोज है उसी को तो मिक्स करके आपके सेल्यूलोज एसीटेट जो विधि है उससे विस्कस रेयॉन तैयार किया जाता है। तो इसी वजह से रेयॉन फैब्रिक पर भी आप हल्का डाइल्यूट सॉल्यूशन किसका यूज कर सकते हैं? सोडियम हाइपोक्लोराइड का भी यूज कर सकते हैं और हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी यूज कर सकते हैं। मतलब इस पे दोनों ब्लीचिंग का यूज कर सकते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड भी और हाइड्रोजन परऑक्साइड भी, जेवल वाटर को भी और हाइड्रोजन परऑक्साइड को भी। कुछ समझ में आ रहा है जो मैं समझा रही हूँ? क्लियर हो रहा है? ऐसा ना हो कि आपके जो है दिमाग से ऊपर से जा रहा है। नाइट्रोसेल्यूलोज विधि पड़ी है ना। रेयॉन का जो प्रोडक्शन होता है, विस्कस रेयॉन होता है, नाइट्रोसेल्यूलोजिक रेयॉन होता है, क्रूपामोनियम रेयॉन होता है। रेयॉन कैसे बनता है? रेयॉन में आपके सेल्यूलोज मिलाया जाता है ना, सेल्यूलोज को मिक्स करके आपके बनाया जाता है ना। और ये फर्स्ट मैन मेड फाइबर है, ये तो हमने पता है। कच्चे माल में आप सेल्यूलोज यूज करते हैं ना, फिर उसमें केमिकल का यूज करके उसको चेंज कर देते हैं रेयॉन के प्रोडक्शन में। तो इसी वजह से जो है आप इस पे जेवल वाटर भी यूज कर सकते हैं ब्लीच में, अगर करना पड़ जाए तो। और हाइड्रोजन परऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक, अगर ऑप्शन आ जाए तो अब आप लगा सकते हैं समझ के। नेक्स्ट, अम्ल का रेयॉन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, पढ़ चुके हैं हम। गम्र, तनु, तीव्र, मतलब आपको एसिड यूज ही नहीं करना है। मैंने यहाँ क्या लिखा है? नो यूज ऑफ एसिड, कोई यूज नहीं करना है। किसके ऊपर? रेयॉन के ऊपर। ठीक,
परंतु क्षार के तीव्र घोल से भी रेशे कमजोर हो जाते हैं। और आपको कौन से क्षार यूज करने, हल्के सॉफ्ट सोप का यूज करना है। इसके बाद क्या है, रेयॉन के बारे में सेम देखिए। रेयॉन का रेशा ब्लीच से प्रभावित होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड इसके लिए अच्छा विरंजक है। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज आप इस पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जेवल वाटर का भी यूज कर सकते हैं रेयॉन फैब्रिक के ऊपर। क्लियर हो गया। ये पूरा पीडीएफ टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों पे मिलेगा। नायलॉन, लास्ट वन इज नायलॉन। नायलॉन के बारे में बात करेंगे। एल्कलीज कैसे यूज करेंगे, लाइट। ठीक है, अम्ल और क्षार आप कैसे यूज करेंगे, दोनों ही लाइट करेंगे, क्योंकि तेज तो सबको खराब कर देते हैं, लेकिन अगर यूज करना पड़ रहा है तो आप बहुत लाइट जो है एल्कलीज और लाइट एसिड्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो तेज होते हैं वो तो पता है आपको, बिल्कुल जला देंगे, गला देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ब्लीच की। इस पे कौन सी ब्लीच का यूज कर सकते हैं, तो अब हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब आप ये याद कर लीजिए कि हाइड्रोजन परऑक्साइड कितनी अच्छी ब्लीच है, जो हर टाइप ऑफ फैब्रिक पर हम यूज कर सकते हैं, सिवाय किसके, कॉटन के और लिनिन को छोड़ के। कॉटन लिनिन पे कौन सी आ जाएगी आपकी, जेवल वाटर। इसके अलावा सिल्क और वूल पे सिर्फ हाइड्रोजन परऑक्साइड। रेयॉन पे दोनों, जेवल वाटर भी और हाइड्रोजन परऑक्साइड भी। और नायलॉन पे हाइड्रोजन परऑक्साइड से जो है इसको कोई हानि नहीं पहुंचती है, किसको, नायलॉन के फैब्रिक को। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका भी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। नायलॉन पर अम्ल का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड तो खराब कर ही देते हैं, रेशा नष्ट हो जाता है। क्षार से भी आप प्रभावित रहता है, क्षार से आप प्रभावित रहता है, मतलब क्षार मतलब वही सोप का आप यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको किसी भी साबुन से आप धो सकते हैं। मैंने बोला ना, लाइट कलर का एल्कलीज आप यूज कर सकते हैं, इसको आप साबुन से धो सकते हैं, क्षार से आप प्रभावित रहता है। और इसके अलावा क्या है, नायलॉन के वस्त्र पर फफूंद कीड़े नहीं लगते। इसका वस्त्र पर्दे रात के परिधान बनाने के लिए यूज किया जाता है। और आपको पता है नायलॉन को बहुत तरीके से आप यूज कर सकते हैं, नायलॉन फैब्रिक को, इसको मैजिक फाइबर के नाम से जाना जाता है ना। तो आई होप स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने में और समझने में। ठीक है, अब हम इसके बाद करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह को, और जो कुछ भी मुझे क्लियर करवाना मैं करवा दूंगी। और ये पीडीएफ आपको दोनों पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।